अच्छे होंगे। आज हम लोग का जो क्लास होने वाला है वो प्रैक्टिस 8 का सोल्यूशन होने वाला है, जिसके अंतर्गत पार्ट 2 हम पहले ही देख चुके हैं। पार्ट 1 और पार्ट 2 दो पार्ट आप लोग पहले ही पढ़ चुके हैं। आज पार्ट 3 होने वाला है, जिसके अंतर्गत आज जो सेशन है मेन रूप से ये बेस्ड है एडवांस मैथ पे। एडवांस मैथ के अच्छे से सवालों का सोल्यूशन हम सीखेंगे किस प्रकार से आसान तरीके से हम लोग करते हैं। तो आज का सेशन बहुत मजेदार होने वाला है। एडवांस मैथ जो क्वेश्चन जो है, चाहे एसएससी की बात हो या फिर आपको एसएससी के सीजीएल की बात हो, एलडीसी की बात हो या किसी भी लेवल के एग्जाम की बात हो, तो एडवांस मैथ का जो सवाल आपको हम करवाने वाले हैं प्रैक्टिस के रूप में, वो सारे सवाल बहुत ही इंपॉर्टेंट होंगे। बस आप लोग ध्यानपूर्वक उस क्वेश्चन को देखिएगा और उसके पीछे छिपे हुए बहुत ही गुड रहस्य को समझने का प्रयास कीजिएगा। और आप गारंटी देते हैं अगर आप इस मेथड को सीखेंगे ना, आप किसी भी एग्जाम में बहुत ही फास्ट क्वेश्चन को बना पाएंगे, इसका हमें पूरा विश्वास है। तो चलिए शुरू करते हैं आज के मजेदार सेशन को प्रैक्टिस 8 के पार्ट 3 के सेशन के साथ। और उम्मीद करते हैं आप लोग अंत तक बने रहेंगे और वीडियो को लाइक शेयर जरूर करेंगे। बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। चलिए क्वेश्चन नंबर 33 से स्टार्ट करते हैं। सवाल आपको दिया हुआ है, बहुत अच्छा सवाल है। 6/5 पावर 4 प्लस 5/6 पे पावर 4 प्लस 1/6/5 का स्क्वायर प्लस 5/6 का स्क्वायर प्लस 1, इसको सॉल्व करना है। अब देखिए अगर इसको फंडामेंटल सॉल्व करते तो समय बहुत ज्यादा लगेगा, बहुत ज्यादा समय हमारा बर्बाद होगा। तो फंडामेंटल नहीं करना है। क्या तरीका है, इससे पहले फॉर्मूला को सीखना होगा, बहुत ही पॉपुलर फॉर्मूला। इस फॉर्मूला पर इस बार के सीजीएल का एग्जाम हुआ है, उसमें बहुत सारे क्वेश्चन इस फॉर्मूला पर, इस मेथड पर आए थे। इधर का बहुत सारे क्वेश्चन आप लोग को हम पहले करवाए, जो नहीं देखे वो जाकर के ऐसे सीजीएल 2019 का सोल्यूशन करवाया, अलजेब्रा का जो सोल्यूशन करवाए हैं उसके अंदर जाकर के आप लोग देखिएगा। इस लगभग 50 क्वेश्चन आप लोग उसमें करवाए जो एग्जाम में आए हुए थे। इस बार बहुत अच्छे सवाल को अलजेब्रा का सवाल हम करवा चुके हैं, बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट दिए हैं। जो नहीं पढ़े वो जाके एक बार और पढ़ लीजिएगा। तो इस कॉन्सेप्ट पे बहुत सारे सवाल आए थे। तो इस कॉन्सेप्ट आप सीखिए क्या होता है फॉर्मूला। x की पावर 4 प्लस y पे पावर 4 प्लस x स्क्वायर इनटू y स्क्वायर बराबर होता है x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस xy इनटू x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर माइनस xy। इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा। देखिए क्या होगा, x की पावर 4 प्लस y पावर 4, इस 1 का क्या होगा, अगर इसको करते हैं 6/5 का स्क्वायर प्लस 6/5/6 का स्क्वायर, कट के खत्म हो जाएगा ना। a पर पावर 4 प्लस b पावर 4, इसको हम क्या कर सकते हैं, अगर थोड़ा आप सोच पाए तो 6/5 का स्क्वायर प्लस 5/6 का स्क्वायर प्लस 1 इनटू 6/5 का स्क्वायर प्लस 5/6 का स्क्वायर, पूरा क्लियर लिख देते हैं आपको, और माइनस 1, ये ना हो जाएगा। क्योंकि ये लिखा है x की पावर 4 प्लस y पावर 4 प्लस x इंटू वाई पर x स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर बराबर होता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस ab, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस ab, ये ना होता है आपका। और बटा है आपका 6/5 प्लस 6/5 का स्क्वायर प्लस 5/6 का स्क्वायर प्लस 1। अब बताइए क्या ये यहाँ से कैंसिल आउट नहीं हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। अब हमें सॉल्व करना किसको, इसको सॉल्व करना है 6/5 का स्क्वायर प्लस 5/6 का स्क्वायर। अब इसका स्क्वायर अगर करते हैं, थोड़ा कैलकुलेशन आप कितना फास्ट कर पाते हैं, 6/25 प्लस 25/36 माइनस 1। बस अब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, एलसीएम बन जाएगा इसका आपका 25 गुना 36 का। 36 को यहाँ पे लाएंगे 6 पे पावर 4, 25 को यहाँ पे लाएंगे 5 पे पावर 4 और 25 गुना 36, यहाँ तो वही आ जाएगा आपका 25 गुना 36 का मतलब क्या हो जाएगा, 5 का स्क्वायर गुना 6 का स्क्वायर। आप देखिए यहाँ कैलकुलेशन आप पे डिपेंड कर रहा है कि आप कितना फास्ट कर पा रहे हैं। हम क्या करते हैं, यहाँ से 206 का स्क्वायर अगर हम कॉमन कर लें, थोड़ा ध्यान से देखिएगा, 6 का स्क्वायर कॉमन कर ले, 36 कॉमन कर ले, यहाँ क्या बचेगा आपका 36 और यहाँ क्या बचेगा 25 माइनस 25 और प्लस 5 पावर 4 क्या होता है आपका 625 और बटा कितना हो गया आपका 900। ये कितना हो जाएगा आपका 11, वैसे 11 हो जाएगा। 11 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यहाँ दिख रहा है, यहाँ पे अगर नहीं दिख रहा है तो यहाँ कर देते हैं, यहाँ पे आपको, चलिए यहाँ नहीं दिख रहा है, चलिए यहाँ कर देते हैं, यहाँ कर देते हैं। देखिए ये हो जाएगा आपका 36 गुना 11 6 6 3 9 और 394 प्लस कितना होगा 625 बटा कितना हो गया आपका 900। ये हो जाएगा कितना 5 करें 9 9 2 11 1 12 का 2 बच गया 6 3 9 1 10 1021 बटा 900। अब इसका आप करेंगे 1.121 बटा 900। बहुत ही अच्छा सवाल था ये, बहुत ही उम्दा सवाल था। अगर यहीं पे कोई पॉइंट वाला होता है तब तो और परेशानी की बात होती है, अगर आप इस कॉन्सेप्ट का यूज नहीं करते। ये सवाल जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इस तरह का सवाल एग्जाम में प्राय आते रहते हैं, ध्यान रखिएगा, ठीक है। सबसे पहले फॉर्मूला याद होना चाहिए, वो सॉल्व, ये सब देखिए लिखने कितना बताइए, लिखना नहीं है आपको, डायरेक्ट उत्तर यहीं से आ जाएगा, इतना करने की आवश्यकता नहीं है यहाँ से। और कैलकुलेशन तो आपका अपना होना चाहिए, आप जिस प्रकार से आपको आसान तरीका से लगे आप उसका प्रयोग करके सोल्यूशन करके निकाल सकते हैं। हम क्या किए यहाँ पे 6/4 6 का स्क्वायर कॉमन कर लिए, मतलब 36 कॉमन कर लिए, यहाँ 6 का स्क्वायर बच जाएगा, यहाँ से केवल 5 का स्क्वायर, यहाँ 5 से पावर 4 आपका होता है कितना 625 को नोट कर लिए, फिर सॉल्व करके निकाल दिए, लास्ट में कितना आया 1.121 बटा 900। तो उम्मीद करते हैं आप लोग को ये सवाल समझ में बहुत अच्छे तरीके से आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
लेकिन एक सवाल बहुत अच्छा सवाल है, ध्यानपूर्वक देखिएगा इस सवाल को। 0.87 का क्यूब प्लस 0.13 का क्यूब बटा 0.87 का स्क्वायर, क्वेश्चन आपके सामने रखा होगा। देखिए अगर इसको सॉल्व किया जाए, क्यों किया जाए तो बहुत परेशानी में फंस जाएंगे। हमारे पास एक कॉन्सेप्ट है, क्या है कॉन्सेप्ट, ए क्यूब प्लस बी क्यूब बराबर होता है ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए, फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। मतलब इसको हम सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा, 0.87 प्लस 0.13 ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी 0.87 क्रॉस 0.13 बटा नीचे में क्या है हमारा 0.87 का स्क्वायर 0.13 का स्क्वायर माइनस 0.87 0.13। बस आपको करना क्या है, ये ऊपर नीचे वाला अपर क्या हो कैंसिल आउट हो जाएगा, कॉमन है कैंसिल आउट हो जाएगा। यहाँ सॉल्व करके इसको निकाल दीजिए, 0.73 का 0 बच गया 1 8 1 9 1 10 और 2 अंक के बाद क्या करना है आपको, 0 है यहाँ पे 10 और 2 अंक के बाद क्या करेंगे यहाँ पर दशमलव डाल देंगे। इसका मतलब है कि सॉल्व करके कितना मिलेगा, तो सॉल्व करके 1 आएगा। कोई कठिन सवाल नहीं था, बड़ा आसान सवाल था, बस ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। अगर ये याद नहीं रहेगा तो फिर बनाने में हमें भारी परेशानी का सामना करना पड़ेगा। उम्मीद करते हैं आप लोग को समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और सारा सवाल है ये सब 0.1 का क्यूब 0.2 का क्यूब 0.3 का क्यूब ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc और यहाँ स्क्वायर के टर्म में हम जानते हैं फॉर्मूला होता है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc बराबर होता है ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ab माइनस bc माइनस सी। मतलब क्या है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc बराबर होगा, क्या होगा आपका ए प्लस बी ए प्लस बी प्लस सी इंटू क्या होगा ए स्क्वायर। ये जो टर्म होगा इसको लिख दें, लिखने की आवश्यकता नहीं था आपको, 0.a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए बटा जो आया यहाँ पे वही टर्म तो आपको नीचे में भी दिख रहा है, 0.1 का स्क्वायर 0.2 का स्क्वायर 0.3 का स्क्वायर माइनस 0.1 गुना 0.2 माइनस 0.1 गुना 0.3 माइनस 0.2 गुना 0.3। अब यही चीज तो आपका ये पूरा यहाँ से क्या हो किस हो जाएगा, बचेगा ये 3 2 5 1 6 आंसर कितना होगा 0.6 आपका क्या हो जाएगा। बस कुछ नहीं करना है, आंसर कितना है 0.6। बस फार्मूला आपको याद होना चाहिए और इस तरह का जो मैक्सिमम सवाल होता है वो फार्मूला बेस्ड ही होता है, उसमें कहीं कोई आपत्ति नहीं होती है। बस अलजेब्रिक इक्वेशन को आप कितना याद रखें ये आप पर डिपेंड करता है। बहुत ही औसम सवाल है, ठीक है आगे बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट सवाल बहुत सवाल है, कह रहा है बिंदु 4 और -3 और कह रहा है बिंदु 6 -3 से गुजरने वाली रेखा का ढाल क्या हो। देखिए एक ट्रिक होता है, यहाँ पर आपको हम लिख देते हैं, कोई लाइन जो है x1 y1 और x2 y2 से होकर के जाता है, इसका ढाल m बराबर होता है y2 माइनस y1 बटा x2 माइनस x1। इसको याद रखिएगा आप लोग, ढाल जो होता है इसी को ढाल या स्लोप कहते हैं। स्लोप m बराबर होता है y2 माइनस y1 बटा x2 माइनस x1। ये सब क्या है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का सवाल है, जब आप लोग को पढ़ाएंगे या जो हमसे पहले हमसे पढ़ चुके हैं उनको ये सब पता होगा। देखिए इसका ढाल m बराबर क्या होगा आपका, फॉर्मूला y2 माइनस y1 बटा x2 माइनस x1। y2 क्या है -3 है, -3 माइनस y1 का मान क्या है आपका -3 बटा ये देखिए x2 क्या है 6 और ये है 4 माइनस प्लस ये हो जाएगा 0 बटा 2 बराबर कितना हो गया 0। इसका मतलब है ये रेखा का ढाल है वो स्लोप कितना हो गया आपका 0 का हो गया। बस अब ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, x1 y1 x2 y2 से होकर के जा रहा हो तो रेखा का ढाल m बराबर होता है y2 माइनस y1 बटा x2 माइनस x1। इसको याद रखिएगा। लेकिन एक सवाल है, जो कोण अपने पूरक का 2 तिहाई है वो कितने डिग्री का है। पूरक का कितना है 2 तिहाई, पूरक का मतलब पूरक अगर 3 है तो ये कितना है 2 है। हम जानते हैं दो कोणों के पूरक का योगफल कितना होता है 90 डिग्री। दो कोणों के दो कोण अगर इसके पूरक हो इसको आप कह सकते हैं दो कोण अगर x और y इसका का पूरक होगा, इसका मतलब क्या है x प्लस वाई बराबर 90। या मतलब है कोई संख्या है अपने पूरक का 3 है और कोई अगर संख्या 3 है तो वो 2 है, इसका मतलब है कि वो संख्या 3 2 बराबर कितना हो गया 5। यही 5 आपका 90 है, एक आपका कितना हो गया 18 25 90 हो गया। तो पूछा गया वो संख्या कितने का है 2 बराबर कितना हो जाएगा 36 डिग्री। मतलब वो संख्या जो है अपने पूरक का 2 तिहाई है, मतलब वो संख्या कितना है 36 है। या फिर अगर आप इसको x द्वारा बनाना चाहते हैं, मान लीजिए वो एंगल x है, x का 2 तिहाई, कोई संख्या x जो है वो अपने उसका 2 तिहाई है, x का 2 तिहाई है। अगर संख्या x है तो इसका पूरक क्या होगा 90 माइनस x,
वो पूरक क्या होगा इसका 90 माइनस एक्स होगा। योगफल अगर दो पूरकों में से एक अगर एक्स है दूसरा का 90 माइनस एक्स होगा। ये एक्स जो है अपने पूरक का, सवाल को ध्यान से पढ़िएगा, किसका दिया हुआ है, जो कोण अपने पूरक का 2/3 है, एक्स है, इसका पूरक कितना होगा 90 माइनस एक्स, इसका एक्स का पूरक 90 माइनस एक्स है, 90 माइनस एक्स का ही 2/3 क्या है, पूरक है, मतलब क्या है, एक्स है। वो संख्या जो है एक्स वो अपने पूरक का, पूरक 90 माइनस एक्स, इसका 2/3 है। सॉल्व करके निकाल दीजिए, यहाँ पे ये हो जाएगा 3x, 9 दूना 18 कितना हो गया 180 माइनस 2x बराबर 3x, हो जाएगा 5x, 5x बराबर 180, इसका मतलब हो गया वो एंगल कितना था, x बराबर 36 डिग्री। दो तरीका से बना देंगे, x करके और एक आप फ्रैक्शन में कि जिसका 2/3 पूरक का, पूरक अगर 3 है तो वो एंगल खुद का कितना होगा 2 का होगा, अगर पूरक 3 है वो 3, जानते हैं दोनों पूरकों का योगफल कितना होता है 90 होता है, 3 और 2 5, 5 आपका 90 है, एक आपका 18, संख्या दूसरा गया 9 आपका कितना हो गया 36, और 36 क्या आपने पूरक, इसका पूरक कितना का होगा, पूरक आपका इसका 54 का होगा, 54 का 2/3 कितना होता है 36 होता है। या तो आप फ्रैक्शन वैल्यू समझ सकते हो, ऐसे बनाइए, नहीं तो ये करिए, माना की संख्या है, माना कि एंगल x है, उसका पूरक क्या होगा 90 माइनस x होगा, और x क्या है अपने पूरक 90 माइनस x का 2/3 है बराबर x का मान कितना आया 36 डिग्री। लेकिन एक सवाल बहुत अच्छा सवाल है, कह रहा है sin थीटा बटा cos थीटा प्लस cos थीटा बटा sin थीटा बराबर 2, जहां दिया हुआ है थीटा जो है 0 से बड़ा और 90 से छोटा, मतलब थीटा का मान कहां वेरीज कर रहा है 0 से लेके 90 के बीच में। अब ये तो तरीका है कि आप थीटा बराबर 45 मान के बना दीजिए, आपका उत्तर आएगा। लेकिन अगर आप प्रोसेस चाह रहे हैं 45 मानेंगे, sin 45 cos 45 मान बराबर कट के 1, नहीं समझे, पहला तरीका थीटा बराबर आप मान लेते हैं क्योंकि 45 पे वैल्यू बराबर होता है, तो sin 45 बटा cos 45 प्लस cos 45 बटा sin 45, हम जानते हैं sin 45 और cos 45 का मान बराबर होता है, कट के 1, ये कट के 1, 1 प्लस 1 बराबर 2, यहाँ तो थीटा कितना हुआ 45, या बनाना चाह रहे हैं तो बनाइए, इसका एलसीएम लेंगे तो क्या होगा आपका यहाँ पर sin थीटा इंटू cos थीटा, ये यहाँ क्या हो जाएगा आपका sin स्क्वायर थीटा, और यहाँ क्या हो जाएगा आपका cos स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो गया आपका बराबर 2 हो गया। इसको हम कह सकते हैं, सॉल्व करेंगे, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर 1, कह सकते हैं 1 बराबर 2 sin थीटा इंटू cos थीटा, क्या कहेंगे 1 बराबर sin 2 थीटा, फॉर्मूला होता है sin 2 थीटा बराबर होता है 2 sin थीटा इंटू cos थीटा बराबर sin 2 थीटा। आप जानते हैं sin 90 का मान होता है, इसका मतलब हो गया 2 थीटा बराबर कितना हो गया 90 इंप्लाई थीटा बराबर कितना निकल गया 45। ये हुआ पूरा प्रोसेस, हम एग्जाम में इतना करना नहीं चाहिए, ठीक है। आप वैल्यू सोचिए, डायरेक्ट 45 का वैल्यू रखेंगे तभी कट छट के हमको 1 का मिलेगा, इधर डायरेक्ट वैल्यू को 45 थीटा बराबर 45 मानिए, उत्तर आपका मिल जाएगा। और प्रोसेस चाहते हैं तो प्रोसेस है, दोनों को सॉल्व करके निकालिए, या थीटा का मान 45 रख करके आप उत्तर को ज्ञात कर सकते हैं। दो तरीका आपके सामने है, यहाँ फॉर्मूला याद होना चाहिए, sin 2 थीटा, sin कितना का मान होता है 1, sin 90 का मान, मतलब sin 90 बराबर sin 2 थीटा, sin कैंसिल आउट, तो 2 थीटा बराबर 90, तो थीटा बराबर कितना हो गया 45 डिग्री। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं, कर रहे हैं क्वेश्चन, पृथ्वी अपने अर्थ के चारों 24 घंटा, मतलब 24 घंटा में पूरा घूमता है 360 डिग्री, तो 1 घंटा में कितना घूमेगा आपका 360 बटा 24, कैंसिल आउट नहीं किए, छोड़ दिए, तो कह रहा है 4 घंटा 12 मिनट, 4 घंटा लगे, 12 मिनट का मतलब कितना 12 पे 60, 1/5 घंटा, 4 पूर्णांक 1/5 घंटा में कितना 360 बटा 24, 5 का 20 से 21, 21/5, अब आप इसको काट दीजिए, 5 से 5 7 35, 5 दूना 10, ये हो जाएगा 8 या 24, 8 9 72, 3 से 3 7 21, 9 7 कितना हो गया 63 डिग्री। इसका मतलब क्या है कि 4 घंटा 12 मिनट में वो एंगल कितने का बनाएगा, तो 63 डिग्री का एंगल बनाएगा। ऑप्शन नंबर ए आपका क्या हो गया, उत्तर हो गया। कुछ नहीं करना, पृथ्वी एक चक्कर लगाता है कितना देर में 24 घंटा में, और वो कितना डिग्री होता है पूरा घूमेगा 360, तो 24 घंटा में 360 डिग्री, 1 घंटा में इतना डिग्री पूछा है। 4 घंटा 12 मिनट, 4 घंटा लगे या 12 मिनट का मतलब कितना हो गया, 12 मिनट का मतलब कितना हो गया 12/60, 1/5 घंटा, समझ गए ना, 4 पूर्णांक 1/5 घंटा में कितना डिग्री बनाएगा, तो 63 डिग्री का एंगल वो बनाएगा। उम्मीद करते हैं आपको समझ नहीं समझे हैं, तो 4 घंटा 12 मिनट, इसको हम कह सकते हैं 4 घंटा प्लस 12 मिनट, 4 घंटा तो रहेगा ही, मिनट घंटा में चेंज करते हैं, 60 से भाग कर देंगे, 12/60 मतलब कितना हो गया 4 प्लस 1/5, मतलब 4 पूर्णांक 1/5। लेकिन ये सब चीज इतना अगर पता नहीं होगा तो थोड़ा परेशानी है कि नहीं, छोटी छोटी बातों को आप लोग को समझ के रखना चाहिए। इस प्रकार से आंसर कितना आया 63 डिग्री आपका उत्तर हो गया। देखिए क्वेश्चन, cot 15 डिग्री, cot 20 डिग्री, cot 70 डिग्री, cot का मान क्या होगा। देखिए ये तरीका है, पहला तरीका आपको प्रोसेस बता देते हैं, ये हो जाएगा cot 15, ये हो जाएगा आपका cot 20, और ये क्या होगा cot 90 - 20 कर सकते हैं, इसको हम क्या कर सकते हैं cot
90 माइनस, पूरा प्रोसेस बता दें, इतना करना नहीं है आपको, पूरा प्रोसेस के लिए बता रहे हैं। 15, आप बताइए इसको क्या कर सकते हैं, कॉट 15 डिग्री, कॉट 20 डिग्री, कॉट 90 माइनस थीटा क्या होता है, टेन थीटा, टेन 20 डिग्री, या कॉट 90 माइनस थीटा बराबर क्या होगा, टेन 15 डिग्री। और आपको पता है, सॉरी गुना है बीच में, आपको पता है कि टेन थीटा इंटू कॉट थीटा बराबर क्या होता है 1, मतलब टेन थीटा इंटू कॉट थीटा 1, टेन इंटू कॉट थीटा 1 बराबर 1 गुना 1 बराबर कितना हो गया आपका उत्तर, 1 गुना 1 बराबर 1 हो गया। तो उत्तर आपका कितना आ गया, 1 आ गया। लेकिन एक चीज को याद रखिए आप लोग, क्या याद रखना है, इफ थीटा 1 प्लस थीटा 2 बराबर अगर 90 हो तो टेन थीटा 1 एक नंबर, टेन थीटा 1 इंटू टेन थीटा 2 बराबर भी 1 होता है, कॉट थीटा 1 इंटू कॉट थीटा 2 बराबर भी आपका 1 होता है। इसको आप ध्यान में रखिएगा कि थीटा 1 प्लस थीटा 2 बराबर 90 हो तो टेन थीटा 1 इंटू टेन थीटा 2 बराबर भी 1 होता है, और कॉट थीटा 1 इंटू कॉट थीटा 2 बराबर भी होता है, क्योंकि कॉट थीटा 2 इसको क्या करें, थीटा 2 बराबर क्या होगा 90 में थीटा 1, तो कॉट 90 में थीटा 1, कॉट 90 में थीटा बराबर टेन थीटा, तो कॉट थीटा इंटू टेन थीटा बराबर क्या होता है 1 होता है। तो इस कंडीशन अगर हम सॉल्व करते हैं आप खुद सोचेगा यहाँ क्या होगा, देखिए दोनों का योगफल 75 15 कितना है, कॉट थीटा 1 कॉट 75 15, इसका हम वैल्यू 1, इसका वैल्यू 1, डायरेक्ट आप वैल्यू कर सकते हैं, इसका कितना हो जाएगा यहाँ से 1 गुना 1 बराबर, 1 गुना 1 बराबर क्या हो गया आपका 1 उत्तर हो गया। हमें इतना करने का जरूरत यहाँ पे नहीं पड़ेगा, कब, जब हमें ये कॉन्सेप्ट याद रहेगा। तो थीटा 1 थीटा 2 योगफल अगर 90 है तो कॉट थीटा इंटू कॉट थीटा 1 इंटू कॉट थीटा 2, अगर थीटा का योगफल 90 हो तो 1 होगा, यहाँ भी दो योग 20 70 90 45 75 90 है, आपका वैल्यू कितना हो गया 1 हो गया। इस फॉर्मूला को आप लोग ख्याल रखिएगा। ऐसा ऐसा तो बहुत सारा फॉर्मूला है, जब त्रिकोणमिति आप लोग को पढ़ाएंगे तब बताएंगे कितना बेहद कॉन्सेप्ट है, लगभग 400 से 500 सवाल आप लोग को त्रिकोणमिति में करवाएंगे अगर वक्त मिला और यूट्यूब पे क्लास लेकर के आए तो। तब तक आप लोग इस जो कॉन्सेप्ट लिखा रहे हैं इसको ध्यानपूर्वक पढ़िए, आगे बढ़ते हैं। देखिए सवाल क्या कर रहा है, किसी टावर के आधार से 36 मीटर, ध्यान दीजिएगा, किसी टावर के आधार 36 मीटर 200 मीटर की दूरी पर एक वस्तु है 36 मीटर की दूरी पर, टावर है, कोई टावर, इसकी ऊंचाई मान लेते हैं 36 मीटर की दूरी पर, और एक वस्तु है जो है कितना दूरी पर 64 मीटर की दूरी पर है, जो दूरी से दो बिंदु से टावर के उन्नयन कोण परस्पर पूरक है, मतलब ये उन्नयन कोण जो बना ये थीटा अगर है तो ये जो कोण आपका बनेगा ये एंगल ये होगा आपका 90 माइनस थीटा, क्योंकि ये कहा गया है कि दोनों कोण जो बन रहा है वो दोनों कोण जो बन रहा है क्या बन रहा है एक दूसरे का पूरक है, मतलब दोनों कोणों का योगफल आपका कितना है क्या है पता नहीं, दोनों का योगफल क्या है 90 डिग्री का है, क्योंकि पहला वस्तु 36 मीटर की दूरी पर है और दूसरा वस्तु इस आधार से इस टावर, ये आपका टावर है, टावर से आपका 600 मीटर की दूरी पर है, ऊंचाई h बराबर क्या होगा। सिंपल ट्रिक होता है, याद रखिएगा, एकदम आसान सा ट्रिक्स है, याद रखिएगा आपको। अगर ये a दूरी पर हो और ये आपका b दूरी पर हो और ये आपका थीटा हो और ये एंगल जो हो आपका वो थीटा, ये एंगल जो हो आपका वो 90 माइनस थीटा हो, मतलब ये हो गया कि दोनों कोणों का योगफल, अगर ये थीटा है 90 माइनस थीटा हो ये दूरी पर, ये ऊंचाई आपका h है तो h बराबर होता है √AB। ये जब फॉर्मूला को प्रूव किया जाता है तो पता चलता है कि याद रखिए, अगर याद रखेंगे तो विद इन 2 सेकंड हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। जब भी ऐसी आकृति बन रहा हो, हाइट एंड डिस्टेंस का सवाल है, बहुत सारा ट्रिक इसके अंदर होता है, लेकिन छोटी सी बात को सीखिएगा। h बराबर क्या होगा आपका √AB। यहाँ देखिए यहाँ a का मान क्या होगा 36, b का मान छोड़ते h बराबर अगर निकालना चाहेंगे तो h बराबर क्या होगा √36 गुना 64 6 गुना 8, अच्छा कितना हो गया 48 सेंटीमीटर। टावर की जो ऊंचाई है ऊंचाई कितना हो जाएगा 48 सेंटीमीटर। इसको आप लोग ब्रेन में रखिएगा क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत इंपॉर्टेंट सा सवाल है, बात समझ पा रहे हैं। अगर आपको ये ट्रिक्स याद है, ये लाइन ऐसा भी होता है, दोनों वस्तु अलग अलग हो तो भी होता है, बहुत अलग कॉन्सेप्ट होता है, लेकिन यहाँ सवाल आपका एक ही हो, दोनों वस्तु रखा हुआ है और एंगल आपका थीटा 90 माइनस थीटा हो रहा है, तो ऊंचाई h बराबर क्या होगा आपका, ऊंचाई h बराबर हो जाएगा आपका √AB। उम्मीद करते हैं आप लोग को ये सवाल समझ में जो आया होगा। आगे बढ़ते हैं, देखिए नेक्स्ट सवाल। एक त्रिभुज का केंद्रक A से 8 सेंटीमीटर है, एक त्रिभुज है A B और सी। केंद्रक मतलब होता है भुजाओं के माध्यिका का कटान बिंदु। इसका माध्यिका अगर ये हो, माध्यिका दो भाग बांटता है, ये माध्यिका है, इसको भी ये दो बराबर भाग में बांटता है, और इसका ये माध्यिका है जो इसको भी क्या करता है दो बराबर भाग में बांटता है। यही जो सेंटर होता है यही केंद्रक कहलाता है।
ये चीज आप लोगों को पता होना चाहिए। माध्यिका क्या होता है? किसी त्रिभुज के शीर्षीय समूह भुजा को दो बराबर भाग में बांटने वाली रेखा है त्रिभुज की क्या कहलाती है? माध्यिका कहलाती है। बात समझ पा रहे हैं? त्रिभुज की क्या कहलाती है? माध्यिका। ये माध्यिका हो जाएगा इसका। तो माध्यिका जिस बिंदु पर कटता है उसको केंद्रक कहते हैं, और ये केंद्रक जो होता है वो इसको 2:1 में बांटता है। 2:1 में, याद रखिए केंद्रक जो होता है इसको 2:1 में बांटेगा। इसको डी मान लीजिए, इसको ई मान लीजिए, इसको एफ मान लीजिए, और इसको अगर मान लीजिए सेंटर अगर आपका क्या हो केंद्रक, यानी केंद्रक को आपको जी से डिनोट किया जाता है, जी मतलब ए जी और जी डी का रेशियो हमेशा क्या होगा? 2:1, या बी डी और जी का रेशियो क्या होगा? 2:1, या फिर आपका जी सी और एफ सी का रेशियो 2:1 होगा। तो सवाल को ध्यान से देखिएगा। सवाल में कह रहा है ए से त्रिभुज की माध्यिका की, ए से त्रिभुज का केंद्रक शीर्ष से 8 मीटर दूरी पर, त्रिभुज का केंद्रक जो है शीर्ष ए से 8 मीटर, मतलब आपको दिया हुआ इसका वैल्यू आपको 8 दिया हुआ है। आप जानते हैं 2 1 3 मतलब रेशियो किस अनुपात में बटा हुआ है? 2। इसी का वैल्यू आपको 8 दिया हुआ है, मतलब क्या होगा? 2 यूनिट आपको 8 है, 2:1 में बांट रहा है। ये जो है इस केंद्रक से यहाँ की दूरी जो है ये आपको 8, 2 यूनिट आपका 8 है, 1 यूनिट 4, पूरी लंबाई 2, कितना हो गया? 3 यूनिट कितना हो गया? 12 सेंटीमीटर है, 12 सेंटीमीटर। इसका मतलब है कि माध्यिका की जो लंबाई आएगी वो कितना सेंटीमीटर हो जाएगा? माध्यिका की लंबाई आपकी 12 सेंटीमीटर होगी। याद रखिएगा आप लोग 2:1 में इसको हमेशा वो बांटता है। त्रिभुज की माध्यिका जो होती है वो त्रिभुज की माध्यिका एक दूसरे को जिस बिंदु पर काटती है वो केंद्रक कहलाता है, और वो एक दूसरे को 2:1 में व्यक्त करती है। इसको ध्यान रखिएगा। 2 यूनिट का वैल्यू 8 है, 1 यूनिट 4 हो गया, 3 यूनिट कितना हो गया? 12 हो गया। अगर ध्यान में रहा आपका यहीं से काम क्या होगा? इतना में ही काम बन जाएगा। ये समझने के लिए आपको इतना कॉन्सेप्ट आपको हम बताएं। लेकिन नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, ध्यान पूर्वक देखिएगा। अच्छा सवाल है। कह रहा है किसी वृत्त में एक समबाहु त्रिभुज, एक समचतुर्भुज त्रिभुज है जिसकी भुजा के अनुसार ए और बी है। समबाहु त्रिभुज का भुजा ए, समचतुर्भुज का भुजा बी है। ध्यान दीजिएगा, बहुत अच्छा सवाल आप लोग को भी हम बता रहे हैं, ध्यान पूर्वक देखिएगा हमारी बात को। एक त्रिभुज है जिसके अंदर एक समबाहु त्रिभुज बना हुआ है जिसका भुजा ए, ये अगर ए है, ये अगर ए है तो ये भी इसका क्या है? भुजा आपका ए है। और इसी के अंदर एक समषष्ठभुज बना हुआ है, समषष्ठभुज है। कैसा बना हुआ ये कहना मुश्किल है, एक समषष्ठभुज है, समषष्ठभुज है, समषष्ठभुज है मतलब ये भुजा, ये भुजा, ये भुजा आपस में सब क्या बराबर है। और इसी भुजा की लंबाई जो है वो कितना दिया हुआ है आपको? बी दिया हुआ है। समषष्ठभुज का भुजा बी है और समबाहु त्रिभुज का जो भुजा है, समबाहु त्रिभुज का जो भुजा है वो आपस में क्या है? ए है। तो कह रहा है बताएं कि ए और बी के बीच क्या संबंध है। तो ये सबसे बड़ी बात आपको हम बता रहे हैं, वो सबसे पहले सीखिए आप लोग। देखिए यहाँ इसका केंद्र होगा, वृत्त है तो केंद्र होगा। आप देखिए इस चीज को ध्यान रखिएगा, इसको अगर यहाँ से यहाँ मिलाया जाए, यहाँ से यहाँ मिलाया गया, ये बी है तो ये भी बी होगा। और एक चीज आपको पता होना चाहिए कि वृत्त के अंदर कोई समषष्ठभुज बना हो तो समषष्ठभुज का जो भुजा होता है वही परिवृत्त की त्रिज्या होती है। मतलब ये नोट करके लिखिएगा, परिवृत्त का त्रिज्या बराबर समषष्ठभुज का भुजा। इसको आप लोग याद रखिएगा कि जो परिवृत्त ये होगा, इसका सेंटर अगर केंद्र ये है, इसका जो त्रिज्या होगा वही, मतलब ये बी है, इसका मतलब है कि ये भी क्या हो गया आपका? बी हो गया, ये भी आपका बी हो गया। मतलब ये जो आपका बनेगा समषष्ठभुज का त्रिज्या होगा वो बी होगा। अगर ये बी है तो कहने का मतलब ये है, अगर ये बी है तो कहने का मतलब क्या है? यहाँ से यहाँ बी क्योंकि त्रिज्या ये भी आपका बी ही होगा, बी ही होगा। एक चीज को आप जानिए सबसे पहले, इसका त्रिज्या अगर हम यहाँ से ये ज्ञात करें इसकी त्रिज्या बराबर क्या होगा समषष्ठभुज के लिए, अगर त्रिज्या निकालते हैं एक बात को समझिएगा, अगर त्रिज्या बी यही आपका क्या रेडियस है तो r बराबर बी, पहला कंडीशन से। और दूसरा में देखिए ये आपका क्या है, मेरी बात को ध्यान समझिएगा, ये आपका क्या दिया हुआ है? समबाहु त्रिभुज है, और समबाहु त्रिभुज का परित्रिज्या बराबर होता है, ध्यान रखिएगा, समबाहु त्रिभुज का जो परित्रिज्या ही ना होगा, ये परित्रिज्या होगा समबाहु त्रिभुज के लिए, ये परित्रिज्या, ये इसके लिए क्या है? आर है। तो समबाहु त्रिभुज का जो परित्रिज्या होगा पॉइंट नंबर 1, और पॉइंट नंबर 2 परित्रिज्या जो आर होगा, आर बराबर होता है भुजा बटा √3। इसको याद रखिएगा, समबाहु त्रिभुज का परित्रिज्या बराबर होता है, आर बराबर होता है भुजा बटा √3। तो आर बराबर क्या होगा? ए बटा √3। समबाहु त्रिभुज याद रखिएगा, इस प्रकार से समझ सकते हैं इसको। समबाहु त्रिभुज अगर ये है, समबाहु त्रिभुज है, इसको समझ के रखिए। यहाँ पे बहुत अच्छा सवाल है ये। समबाहु त्रिभुज उसके भुजा अगर ये है, इसका सेंटर अगर आपका आर है, जो परित्रिज्या है यहाँ से यहाँ परित्रिज्या आर बराबर होता है ए बटा √3। इसको आप लोग याद रखिएगा।
आर बराबर, क्योंकि ये भी आर है तो देखिए यही त्रिज्या है, इसके लिए ये भी आर बराबर ये और ये आर बराबर ये, आगे बार ये बटा रूट, चूंकि ये भी आर ये दोनों आपस में बराबर है तो क्या कर सकते हैं b बराबर a बटा रूट 3, दोनों साइड अगर वर्क कर देते हैं रूट 3 का स्क्वायर 3 इधर आ जाएगा, क्या हो जाएगा 3b स्क्वायर बराबर क्या हो गया a स्क्वायर। अगर दोनों साइड हम वर्क कर देते हैं तो क्या मिलेगा 3b स्क्वायर बराबर a स्क्वायर। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट था, ध्यान रखिएगा इसको कि समषष्ठभुज की जो त्रिज्या का भुजा होता है वो परिमित का त्रिज्या होता है, जो त्रिज्या होगा वही सबसे भुजा होगा। और जानते हैं इसका जो परित्रिज्या बराबर होता है वो a बटा रूट 3, तो समबाहु त्रिभुज का परित्रिज्या जो होगा वो क्या समबाहु त्रिभुज का a बटा रूट 3, इसको ध्यान रखिएगा r बराबर होता है a बटा रूट 3। अगर ये अंतर त्रिज्या कोई होता, क्योंकि हम यहाँ स्मॉल r कर रहे हैं, अंतर त्रिज्या को स्मॉल r से करना चाहिए था, बट यहाँ चूंकि r था तो हम r कर दिए। अगर एक अंतर त्रिज्या होता a बटा 2 रूट 3 आधा होता है, बताएंगे सब। यहाँ पर जो क्वेश्चन है उसको सीखिए कि समवेग वृत्त है जिसके अंदर एक समषष्ठभुज है एक त्रिभुज है, तो समषष्ठभुज का जो भुजा होगा वो त्रिज्या के बराबर होगा और समबाहु त्रिभुज का जो परिमित त्रिज्या होगा वो त्रिज्या बराबर होता है भुजा बटा रूट 3। ये भी उसी वृत्त की त्रिज्या, ये भी उसी वृत्त की त्रिज्या, दोनों त्रिज्या आपस में क्या हो जाएगा बराबर हो जाएगा। अरे बराबर है दोनों बराबर कर दिया, वर्ग करेंगे तो b स्क्वायर बराबर a स्क्वायर बटा 3 इधर आ जाएगा 3b स्क्वायर बराबर a स्क्वायर। यही आपका उत्तर होगा। बहुत ही औसम सवाल था, आप लोग इसको अगर नहीं समझेंगे तो फिर से देखिएगा और इस तरह के बहुत सारे कॉन्सेप्ट हम आप लोग को जरूर बताएंगे। अभी तो शुरुआत भी नहीं किए हैं आपको यूट्यूब पे पढ़ाना, जब कॉन्सेप्ट लेकर के आएंगे तो बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट आपको पढ़ाएंगे जिसके द्वारा सॉल्व करने से बड़े बड़े सवाल को आप यूं सेकंड में सॉल्व कर देंगे, इसका पूरा विश्वास है हमें। ठीक है, उम्मीद करते हैं आप लोग के कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट सवाल, दूसरा सवाल है, दो वृत्त जिनकी त्रिज्या 4.5 cm और 3.5 cm है, केंद्रों की बिंदु 10 cm है, उभयनिष्ठ और अनुप्रस्थ उभयनिष्ठ रेखा। देखिए अनुप्रस्थ क्या है, एक वृत्त यहाँ है और एक वृत्त यहाँ है, इसका सेंटर मान लेते हैं यहाँ पर है, इसकी त्रिज्या होगी 4.5, इसका सेंटर आपका मान लेते हैं यहाँ पर है, ये हो जाएगा आपका 3.5, दोनों का केंद्र है, ये केंद्र है। ये कह रहा है इसका ये आपका r1 मान लेते हैं, ये r1 बराबर 4.5, इसको r2 मान लेते हैं, r2 बराबर 3.5। कह रहा है अनुप्रस्थ या अनुस्पर्श क्या दिया हुआ है, ध्यान दीजिएगा। सवाल में कह रहा है अनुप्रस्थ, ये क्या होता है, अनुप्रस्थ रेखा क्या होता है, इस प्रकार से बनता है। ये अनुप्रस्थ रेखा जो है स्पर्श रेखा, ये इसकी लंबाई आपको पूछा गया है, जबकि दोनों केंद्र ये सेंटर दोनों के केंद्रों के बीच की दूरी आपको दी हुई है, कितना, केंद्रों के बीच की दूरी 10 सेंटीमीटर है, 10 सेंटीमीटर है। तो कहा गया अनुप्रस्थ लंबाई ये a और ये अगर b मान लेते हैं, ये o डैश मान लेते हैं, इसको आप c मान लेंगे। तो अनुप्रस्थ रेखा AB की जो लंबाई होती है, AB बराबर होता है रूट ओवर केंद्रों के बीच की दूरी कितना है आपका x 10 का स्क्वायर माइनस दोनोlateral त्रिज्याओं के योग का वर्ग, ये कितना होगा 4, दोनों तक योग है ना 4.5 और प्लस कितना हो जाएगा आपका 3.5, दोनों त्रिज्याओं का योग कर देंगे, 10 का स्क्वायर इसका स्क्वायर कर देना है। 10 का स्क्वायर कितना होता है आपका 100, 4 3 7 7 1 8, 8 का स्क्वायर कितना होता है 64 बराबर कितना होगा 36 बराबर कितना हो गया 6। इसका मतलब है कि अनुप्रस्थ स्पर्शिका की लंबाई कितना हो जाएगा तो 6 हो जाएगा। इस चीज को आपको याद रखिएगा, जब भी ऐसी आकृति मिले r1 r2 रहे, अनुप्रस्थ पूछे तो इस यहां से लेके यहां तक की लंबाई जो होती है वो रूट ओवर दोनों केंद्रों के बीच दूरी का वर्ग माइनस 4 into 5 plus 3 4 into 5 plus into 5, ये क्या है दोनों त्रिज्याओं के योग का वर्ग करके घटा देंगे तो घट के निकलेगा, उसी का रूट आपका क्या होता है इसकी लंबाई होती है। इस प्रकार से उत्तर आपका कितना आ गया 6 सेंटीमीटर। उम्मीद करते समझ में आया होगा। ये दो फॉर्मूला इसके हम आपको लिखा देते हैं, उसको आप लोग पहले नोट कर लीजिए। ठीक है, दो फॉर्मूला आपको लिख देते हैं। दो वृत्त है, इसकी त्रिज्या r1 इसकी त्रिज्या r2 है, दोनों केंद्रों के बीच दूरी अगर x है तो अनुस्पर्श ऊपर टच करता है, अनुस्पर्श AB की लंबाई होगी रूट ओवर केंद्रों के बीच दूरी मतलब x है, दोनों के केंद्रों के बीच दूरी x है, x का स्क्वायर माइनस त्रिज्या के अंतर का वर्ग, इस प्रकार से कर देना। अगर अनुप्रस्थ पूछे ट्रांसवर्स के फॉर्म में पूछे तो ये आपका r1 है, ये आपका r2, केंद्रों की बीच दूरी आपका x है, इस कंडीशन में आपका जो अनुप्रस्थ रेखा लंबाई होगा रूट ओवर x स्क्वायर माइनस x r1 प्लस r2 का स्क्वायर r1 r2 के। जब आपको अनुस्पर्श पूछे तो r1 माइनस r2 कर देना है, अनुप्रस्थ पूछे तो r1 प्लस r2 कर देना है। इस फार्मूला का आप लोग ध्यान स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, इस फार्मूला को ध्यान रखें क्योंकि इस फार्मूला से डायरेक्ट क्वेश्चन आपको आते हैं और कॉन्सेप्ट तो बहुत सारा है, लेकिन अभी जितना क्वेश्चन में जरूरत पड़ रहा है इस सेट के अंतर्गत उस सारे कॉन्सेप्ट को आपको हम बताने का प्रयास कर रहे हैं। जब क्लास लाएंगे स्पेशल क्लास तब तो बहुत सारी बात को सीखेंगे। इस वक्त उम्मीद करते हैं आप लोग ये बात समझ में आया होगा। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आगे बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत अच्छा सवाल है। कह रहा है सवाल में आपको ABC समबाहु त्रिभुज में एक वृत्त के अंतर्गत है, एक वृत्त के अंतर्गत एक आपको समबाहु त्रिभुज है। चलिए बना दिए समबाहु त्रिभुज है, इसकी भुजा 5, ये भी 5, ये भी 5 और ये भी 5 है, ये भुजा 5 है, AB बराबर 5 दिया हुआ है। कह रहा कोण A का विभाजक BC को
x पे और वृत्त को y पर मिलता है। ए बी सी द्विभाजक, मतलब द्विभाजक यही ना होगा, मतलब दो भाग में, और समबाहु त्रिभुज का जो समझी भुजा समद्विभाजक होता है वही उस पे लंब होता है। अगर ये इसका मतलब ये इस पे क्या है 90 डिग्री का है, ये यहाँ x पर मिलता है और यहाँ पे आपको y पर मिलता है, और ये हमेशा जो होता है कि ये हमेशा केंद्र से होकर आता है, ये हमेशा कहीं ना कहीं यहाँ सेंटर बनता है। तो यह कहने का मतलब है समबाहु त्रिभुज का जो है आपका ये यहाँ से यहाँ मिलाएंगे x पे मिलेगा, जिस पे जो समबाहु त्रिभुज के किसी भी शीर्ष कोण का जो समद्विभाजक होता है वो समूह भुजा पर लंब होता है, ये x है, और इसी को बढ़ाए तो वृत्त को y पर काट रहा है। आपको पूछा गया यहाँ पे ax इंटू ay तो पहले आप ये बताइए ax क्या हो गया, समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई कह सकते हैं ax। अगर ax को अगर हम समझते हैं, ध्यान समझिएगा, ax अगर हम केवल कहें समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई हो जाएगा, और ay कहेंगे इस वृत्त की परित्रिज्या हो जाएगी। बस समझ पा रहे हैं, अगर हम ax कह दें, ax निकालेंगे समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई पता करना होगा, और ay अगर कहेंगे तो परिवृत्त की त्रिज्या पता करना होगा। समबाहु त्रिभुज की हमें ऊंचाई पता करना है, क्या करेंगे, h बराबर ये होता है √3/2 गुना भुजा, मतलब कितना हो गया, h बराबर हो जाएगा √3/2, भुजा कितना का है 5 का। इसी में अगर हमें s निकल गया, अब हमें निकालना है परित्रिज्या। हम जानते हैं परित्रिज्या समबाहु त्रिभुज की परित्रिज्या जो होती है वो होता है a/√3, याद होना चाहिए। a का मान कितना 5/√3, मतलब r निकल गया। r का मतलब क्या है, r का मतलब यहाँ निकल गया आपका, लेकिन हमको पूछा है क्या ax, इसका मतलब हो गया ax ay जो पता करेंगे, ये r क्या है त्रिज्या है, और ये पूरा व्यास है, त्रिज्या व्यास का 2 गुना होता है, x ay बराबर क्या होगा 2 गुना 5/√3, मतलब क्या होगा 10/√3, मतलब ay निकल गया 10/√3, और ax यही h आपका क्या है ax है, ax आपका क्या हो गया h, और h बराबर कितना निकल गया आपका 5√3/2। ध्यान समझिए, वो बहुत अच्छा सवाल है, 5√3/2। ये हमको पता क्या करना, ax इंटू ax का मान कितना निकल गया 5√3/2, ay का मान कितना निकल गया 10/√3, 2 5 10, इसका मतलब कितना आ गया 25, मतलब ax इंटू ay बराबर कितना निकल गया 25 निकल गया। तो सवाल में कोई दम नहीं है, बस कॉन्सेप्ट पे आपको कितना पकड़ है, क्योंकि प्रैक्टिस सेट है, मतलब आप पहले सारे क्वेश्चन को चैप्टर को आप पढ़ चुके हैं, तो ना प्रैक्टिस सेट बना रहे हैं, आप टोटल कॉन्सेप्ट को एक बार पढ़ चुके हैं, पूरा सिलेबस पढ़ चुके हैं, तभी ना प्रैक्टिस सेट लोग बनाते हैं। ये सब चीज आप लोग पहले पढ़े होंगे, h बराबर इतना होता है, r बराबर इतना होता है, क्योंकि r था हमको पूरा ay लेना है, ay व्यास होता है, उसका 2 गुना कर देंगे, इसका 2 गुना कर देंगे 10/√3 हो गया, दोनों को मल्टीप्लाई करने बोला है, करके निकाले, आंसर कितना आ गया 25 आ गया। तो इस तरह से आप लोग का सेट 8 जो था इसका पार्ट 3 पूरा खत्म कर दिए हैं आप लोगों को, और उम्मीद करते हैं आज का सेशन आपको हम लिए हैं, आज के सेशन में आप लोग को बहुत कुछ नई नई बात सीखने का मौका मिला होगा, क्योंकि पूरा एडवांस के लेवल को लेकर चले, एडवांस मैथ को आज को हम प्रैक्टिस सेट के रूप में करवाएं और बहुत अच्छे से क्वेश्चन को करवाएं। तो उम्मीद करते हैं आप लोग को आज का क्लास बहुत आनंद आया होगा और नए नए क्वेश्चन को सीखने का मौका मिला होगा। अगर आपको कुछ सीखने का मौका मिला हो तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर क्या कीजिएगा, ठीक है। तो मिलते हैं हम लोग फिर नेक्स्ट पार्ट में सेट 9 से, और सेट 9 का पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे डाला जा चुका है, वहां जाकर के लोड कीजिए, सेट 9 को बनाइए, क्योंकि उसमें भी बहुत ही औसम सवाल उसमें डाला हुआ है, और ऐसा ऐसा क्वेश्चन उसमें डालेंगे, आप उसको बनाएंगे ना किसी भी एग्जाम में आपको समस्या नहीं आएगी, बहुत अच्छा सवाल उसमें डाले, इंपोर्टेंट क्वेश्चन उसमें डाला हुआ है। आप लोग प्रैक्टिस सेट 9 को डाउनलोड किए टेलीग्राम चैनल पर जाकर के, वहां उसको बनाइए, उसका भी सोल्यूशन आप लोग को बहुत जल्द करवाएंगे। पहले तो तक आप लोग उसको वीडियो को देखिए, और एक बात और वीडियो को आप लोग लाइक से जरूर क्या कीजिए, जितना क्योंकि जब तक शेयर नहीं कीजिएगा हमारा उत्साह नहीं बनेगा, तो फिर हम इतना जो मेहनत करते हैं सब उत्साह विहीन हो जाएंगे, ठीक है। तो एक बस आप लोग हमें एक सपोर्ट कीजिए, बस शेयर और लाइक करते रहिए, और काम हम पे छोड़िए, हम सारा काम आप लोग के लिए करेंगे, और अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट आप तक हम पहुंचाते रहेंगे। मिलते हैं फिर सेट 9 के क्वेश्चन के साथ, तब तक आप लोग इस वीडियो को देखिए, और सेट 9 जो पीडीएफ आपको दिया हुआ उसका क्वेश्चन आप लोग कीजिए। मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में।